नमस्कार दोस्तों, बिहार इजी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेंस ऑर्गन। क्या नाम है? सेंस ऑर्गन। हिंदी में बोलते हैं ज्ञानेंद्रिय अंग। क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्रिय अंग। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अगर आप फर्स्ट बार हैं और अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और हो सकता है तो अधिक से अधिक शेयर करिए। दोस्तों, चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है सेंस ऑर्गन ज्ञानेंद्रिय। देखिए, सबसे प्रथम हम लोग समझते हैं कि ज्ञानेंद्रिय किसे कहते हैं, यानी ज्ञानेंद्रिय अंग क्या है, सेंस ऑर्गन क्या है। तो सेंस ऑर्गन जो बाहरी वातावरण को वैसे अंग, यानी इसका डिफिनेशन बोलेंगे कि शरीर के वैसे अंग जो बाहरी वातावरण को क्या करा दे, ज्ञान करा दे, यानी आभास करा दे, महसूस करा दे, उसको हम लोग बोलते हैं सेंस ऑर्गन। हिंदी में बोलेंगे ज्ञानेंद्रिय अंग बोलते हैं। दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आखिर हमारे शरीर में, मानव शरीर में ज्ञानेंद्रिय अंग कितने होते हैं, इनकी संख्या क्या होती है। तो दोस्तों, इसकी कुल संख्या जो होती है 5 होती है। क्या होती है? 5 को हमारे शरीर में सेंस ऑर्गन है। पहला है स्किन, जिसको बोलते हैं चमड़ा, त्वचा बोलते हैं। दूसरा है ईयर, जिसको हम लोग कान कहते हैं। फिर है जीभ और इंग्लिश में बोलेंगे टंग। नेक्स्ट है नोज यानी नाक, और एक है आई जिसको बोलते हैं आँख। कौन कौन है? ये चमड़ा हो गया जो हमारे पूरे शरीर पे है, फिर हो गया ये जीभ हो गया, फिर क्या हो गया, ये नाक हो गया, ये नाक हो गया, ये कान हो गया, और इसके बाद ये आँख हो गया। दोस्तों, तो यहाँ तक आप स्किन से ले लिया। अब हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि त्वचा क्या है, कान क्या है, जीभ क्या है, सबके बारे में डिटेल से समझेंगे। यहाँ तक आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं स्किन यानी त्वचा के बारे में, समझते हैं कि त्वचा क्या है। देखिए, स्किन यानी त्वचा, त्वचा का अध्ययन करना क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। डर्मेटोलॉजी अध्ययन करना, यदि कोई त्वचा पर अध्ययन कर रहा है तो उसको बोलेंगे डर्मेटोलॉजी। और जो त्वचा का विशेष डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। ये जो होता है त्वचा, हमारे शरीर पूरा त्वचा से ढका हुआ, ये संयोजी ऊतक का बना होता है। किस ऊतक का बना होता है? संयोजी ऊतक के बना होता है। संयोजी ऊतक का मतलब है कि आपका है ना, ज्यादा घंटों तक पानी की यानी तरल पदार्थों के साथ भी रह जाएगा तो वो खराब जल्दी नहीं होता। जैसे देखिए ना, हम लोग स्नान वगैरह करते हैं, फूल जाता है, थोड़ा सा शरीर हमारा फूल जाएगा त्वचा, लेकिन फिर उसी अवस्था में आ जाता है। तो संयोजी ऊतक ऐसे। उसी प्रकार हमारा जीभ भी देख रहे हैं, ये भी संयोजी ऊतक का ही होता है। इसका अगर स्किन की बात किया जाए तो इसका जीवन काल की बात करें हम लोग तो ये 4 वीक यानी 28 दिन का इसका जीवन काल होता है। इसका 4 सप्ताह 28 दिन, यानी इसको 4 सप्ताह को 28 दिन में हम लोग कन्वर्ट कर दिए तो 28 दिन का इसका जीवन काल होता है। लेकिन ये जो डिपेंड करता है, यानी निर्भर किस पे करेगा, तो आपको एज यानी उम्र पर निर्भर करता है कि आपका त्वचा कैसा है, ये एज पे डिपेंडेंट रहता है। अच्छा, शरीर का सबसे बड़ा अंग कहे कि शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो त्वचा होगा हमारा। क्या होगा? त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग बोले तो त्वचा। लेकिन अगर ये सवाल बोले कि शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन है, तो वो आंसर हो जाएगा लीवर। शरीर में बोले तो लीवर होगा, और शरीर का सबसे यानी का बोले तो क्या होगा? त्वचा होगा। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि इसका कार्य क्या, यानी त्वचा का काम क्या है, वर्किंग क्या है। तो इसका वर्किंग जो है, पहला है शरीर को रक्षा प्रदान करना। क्या करता है? रक्षा देता है। रक्षा कैसे देता है, किससे देता है? तो ये कीटाणुओं से, यानी बाहरी कीटाणुओं से हमारा क्या रक्षा करता है। और ये लाइसोजोम है ना, रक्षा करने के लिए हमारे के स्किन में पसीना के साथ, ये पसीना में भी लाइसोजोम रहता है, और ये पसीने के साथ लाइसोजोम क्या करता है? हमारे शरीर को कीटाणुओं से रक्षा करता है। दूसरा, ये स्किन जो हमारा है अल्ट्रावायलेट रे यानी पराबैंगनी किरणें जिसको हम लोग बोलते हैं, उस जो विषैला किरणें हैं, जो सूरज की प्रकाश से जो अल्ट्रावायलेट रे यानी किरणें आ रही, पराबैंगनी किरणें, उसको से भी बचाने का काम करता है कौन? स्किन काम करता है। उसके बाद ये जो होता है मेलानिन, इसमें स्किन में क्या पाया जाता है, तो मेलानिन होता है। मेलानिन, ये मेलानिन क्या करता है कि रंग प्रदान करता है। यानी हमारे देख रहे हो कोई कोई बहुत गोरा गोरा रहता है, कोई कोई बड़ी करिया करिया रहता है, तो काहे है ना, किसका कारण है? ज्यादा गोर है, कोई ज्यादा कारिये है, तो उसका कारण है मेलानिन। जैसे हम लोग क्या थोड़ा काले हैं तो हम लोग में मेलानिन की मात्रा जो है अधिक है, ग्रेटर देन है,
और जो ज्यादा देख रहे हैं भूरा भूरा दम गोरा गोरा भगभग गोर जिसको बोलते हैं, उसमें कहाँ है मेलानिन के क्षमता जो है मेलानिन वो कम पाया जाता है, जिसके कारण तो देखिए गोरे वाला जो रोग है, गोरे लोग उनमें कैंसर यानी स्किन कैंसर होने की ज्यादा आवश्यकता रहती है, ज्यादा संभावना रहती है। और जो हम लोग काले रंग के जो होते हैं उनमें ये स्किन कैंसर की बात करें तो ये कम होने की संभावना होती है, क्योंकि हम लोग मेलानिन के कारण ही रंग का शरीर का त्वचा का रंग पता चलता है। अब हम लोग समझते हैं कि ये स्किन जो होता है ये विटामिन डी, जो सूरज के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है, वो उसको कैल्शियम आदि का क्या करता है, अवशोषण करता है। अवशोषण के मतलब संश्लेषित करता है यानी निर्माण करता है, बनाता है ये विटामिन डी। दूसरा हम लोग समझते हैं कि ये जो वर्किंग इसका कार्य है ताप यानी टेम्परेचर को भी नियंत्रण करता है। ये क्या करता है, ताप को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करके रखता है स्किन। लेकिन ये उतना नहीं रखता है जितना हमारे ब्रेन का हाइपोथैलेमस, थैलेमस या फिर अंदर का ब्लड सबसे ज्यादा हमारा टेम्परेचर को एक क्या रखता है, नॉर्मल रखता है, तो वो है ज्यादा ब्लड। ब्लड हमारा क्या करता है, टेम्परेचर को नॉर्मल रखने का काम करता है ब्लड, और ये भी थोड़ा मोड़ा कार्य करता है। देखिए जैसे शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री और हमारा अगर फारेनहाइट में मापे तो 98.6 डिग्री होता है। हम लोग जो है एक समतापीय जीव है। समतापीय जीव के मतलब होता है जिसका गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, यानी कभी भी टेम्परेचर नहीं बदलेगा। हम लोग जाड़ा के भी समय में हमारा शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री ही रहेगा, बरसात है तो ये उतना ही रहेगा। अच्छा क्या बोलते हैं, गर्मी के समय है तो भी उतना ही, ठंडा के समय भी है तो उतना, यानी टेम्परेचर नहीं बदलता। तो वैसे जीवों को हम लोग बोलते हैं समतापीय जीव और विषमतापीय जीव। ये हम लोग एक नए वीडियो बना दूंगा, उसमें बात करेंगे समतापीय जीव और विषमतापीय जीव क्या होता है ज्यादातर से। अगला काम जो बताते हैं यो है उत्सर्जन का काम। स्किन क्या करता है दोस्तों, तो उत्सर्जन का कार्य करता है। उत्सर्जन के है ना, उत्सर्जन मैंने पढ़ा दिया है, आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उत्सर्जन आप सर्च करिए आ जाएगा। तो इसमें उत्सर्जन का काम क्या करता है, तो पसीना और साल्ट यानी पसीना के से माध्यम से और पसीना निकालता है और क्या करता है, नमक निकालता है। जैसे गर्मी के दिनों में देखिएगा कि शर्ट पर ब्लैक ब्लैक का धब्बा नजर आता है, तो वो क्या रहता है, सोडियम यानी NaCl रहता है, यानी नमक यानी साल्ट रहता है। तो पसीना का उत्सर्जन, नमक का उत्सर्जन कौन करता है, तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा करता है। अब हम लोग समझते हैं कि ये चीज देखे होंगे कि क्रीम, तेल वगैरह हम लोग जब त्वचा स्किन पर लगाते हैं वो क्या कर लेता है, सोख लेता है। सोख लेना के मतलब अवशोषण होना। तो इसका एक और काम है अवशोषण करने का, किसी चीज को अपने में सोख लेना। जैसे दवा लगाए हम लोग, कोई दवा है ना कट जाता है तो उसको क्रीम उरीम देता है तो वो लगाए तो उसको भी सोख लेगा। कुछ क्रीम वगैरह है ना, फेयर लवली, कॉची लवली है ना, ये सब आता है तो वो सब यूज कर लेते हैं महिलाएं लोग, तो उसको भी क्या कर लेता है ना। देखिएगा कि महिला लोग के रंग बिरंगे क्या करती है, क्रीम लगाती है। तो वो अगर चेहरा पे लगा रही है तो चेहरा के किस भाग पे लगा रही है, स्किन पे लगा रही है। तो स्किन को क्या करता है, वो ये क्रीम को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। उसी प्रकार से हम लोग तेल वगैरह मालिश करते हैं पैर हाथ में, तो वो भी क्या कर लेता है, सोख लेता है। तो सोखने का काम करता है हमारा स्किन। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसका एक स्क्रीन शॉट लीजिए। आगे के हम लोग पार्ट समझते हैं कि स्किन कितने लेयर का होता है। स्क्रीन शॉट लीजिए। आइए दोस्तों, तो अब हम लोग समझते हैं त्वचा की परतें यानी लेयर्स ऑफ स्किन, यानी त्वचा की परतें क्या क्या है। देखिए मुख्यतः त्वचा की जो परत है वो दो गो है। कितना है, 2 परतें हैं। एक है इपिडर्मिस जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिचर्म, और एक है डर्मिस जिसको बोलते हैं चर्म। अब दोनों को बारी बारी से हम लोग समझ लेंगे कि इपिडर्मिस क्या है, इसका काम क्या है, इसका उपयोग क्या है, और डर्मिस क्या है, इसके बारे में हम विश्लेषण करते हैं। तो देखिए इपिडर्मिस ये हमारे स्किन का सबसे ऊपरी त्वचा है, बाहरी त्वचा जिसको बोलते हैं। सबसे स्किन का जो देख रहे हैं ना चमड़ा, जो स्किन का जो सबसे ऊपरी त्वचा जो है वो क्या है, इपिडर्मिस है। इसमें नो ब्लड के मतलब इसमें खून नहीं होता है। कभी कभी आप लोग देखेंगे कि किसी चीज से रगड़ा गया है तो ब्लड नहीं आता है, सिर्फ छेछरा जाएगा और ब्लड नहीं आएगा, लगेगा कि ब्लड आने वाला है ऐसा लगता है। तो वो कौन सा भाग आपका छेछरा गया या लगड़ा गया, तो अधिचर्म यानी इपिडर्मिस लगाता है। क्योंकि इसमें ब्लड नहीं होता यानी नो ब्लड। इसमें ही मेलानिन होता है। कौन होता है, मेलानिन होता है, जिसके कारण रंग प्रदान करता है गोरा कारा का। तो ये मेलानिन होता है। इसकी अगर लेयर की बात किया जाए तो इसकी भी 5 लेयर होती है, जिसको है ना 5 लेयर को बोलते हैं स्ट्रेटम। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम। वो लेयर क्या होते हैं उसको ज्यादा बारे में नहीं पढ़ना था, इसीलिए मैंने यहीं पे लिख दिया कि इसकी 5 लेयर को स्ट्रेटम कहते हैं।
अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि डर्मिस यानी चर्म, इसको आंतरिक भाग है। ये क्या है? स्किन का आंतरिक भाग है, यानी त्वचा का आंतरिक भाग है। ये जो है इसमें ग्रंथि पाई जाती है, जैसे तेलीय ग्रंथि हो गया, चिपचिपा वगैरह, ये सब अनेक प्रकार की ग्रंथि होती है। ये एक अलग से टॉपिक, जब हम लोग ग्रंथि, बहिर्ग्रंथि और ये आंतरिक ग्रंथि पढ़ाएंगे तो वहां पे ये ग्रंथि अलग से चैप्टर में पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी ये यहाँ तक समझ लीजिए कि डर्मिस में ग्रंथि पाई जाती है, जैसे तेलीय वगैरह ग्रंथि, देखते हैं चर्बी वगैरह, वो तेलीय ग्रंथि। तो इसके बाद हम लोग समझते हैं बाल। हमारा बाल देखते हैं, जो हमारा हाथ में, पैर में जो बाल आता है शरीर में, वो स्किन पर, वो कहाँ रहता है? एपिडर्मिस में ना रहकर वो रहता है हमारे डर्मिस में। हमारे बाल कहाँ से निकले हुए होते हैं? तो डर्मिस में बाल निकले होते हैं, यानी बाल कहाँ में उगता है? तो डर्मिस में निकल के ऊपर उभर आता है। अच्छा, रोम, रोम समझ रहे हैं ना? जैसे कोई चीज अचानक बात आ जाती है, कुछ ऐसा डरावना सा चीज देख लिए तो रोमा क्या हो जाता है? तो कहते हैं कि रोम खड़ा हो गया, जिसको रोंगटे खड़ा हो गए कहते हैं। तो जो रोम वगैरह जैसे हाथों में देखिए ना, रोम वगैरह, ये सब क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाता है कुछ ऐसी बातें सुनकर। तो रोम भी कहाँ होते हैं? तो डर्मिस में ही, ये डर्मिस से ही उगता है रोम। उसके बाद अगर इसकी लेयर की बात करें, यानी इसकी परतें की बात करें, तो इसमें डर्मिस में 2 लेयर होता है। कितने लेयर होते हैं? 2 लेयर होते हैं। एक लेयर का नाम है पेप्लियरी और दूसरा लेयर का नाम है रेटिकुलम। पहला लेयर नाम है पेप्लियरी और दूसरा लेयर का नाम है रेटिकुलम। और इसके बाद ये जो हम लोग उपयोग करते हैं बेल्ट बनाने में, या फिर कोई ऐसा वस्त्र बनाने में, या बैग बनाने में, तो ये डर्मिस, एपिडर्मिस का उपयोग ना करके किसका उपयोग करते हैं? डर्मिस का उपयोग करते हैं। यानी औद्योगिक प्रयोग, जैसे बड़े बड़े उद्योगों में बेल्ट वाला उद्योग हो गया, या ऐसा कुछ चमड़ा का वस्त्र वगैरह बनता है, तो बैग बनता है, तो वो कहाँ, किसका बनता है? तो जानवरों का डर्मिस का बनता है। किसका डर्मिस का? जानवरों का चर्म का बनता है, यानी डर्मिस का, उनके त्वचा का डर्मिस भाग को लिया जाता है और उसकी सहायता से बेल्ट, बैग, वस्त्र, यहाँ तक कि चापाकल का लेदर वगैरह, जो ऐसी चीजें हैं, है ना, ये सब बनते हैं डर्मिस से। तो आई होप कि यहाँ तक समझ गए होंगे, यानी त्वचा के बारे में आप समझ गए। अब हम लोग समझेंगे इसके बाद कान के बारे में समझते हैं, और यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए एक चीज और हम लोग समझते हैं कि डर्मिस, है ना, डर्मिस के नीचे, है ना, लेयर कौन सा रहता है? एपिडर्मिस के नीचे रहता है डर्मिस, और डर्मिस के नीचे रहता है फैट, यानी वसा। ये वसा क्या करता है? ये डर्मिस को उठा के रखता है, और इसके बाद डर्मिस जो होता है ये एपिडर्मिस को उठा के रखता है। बुढ़ापे में क्या होता है कि ये फैट कम जाता है, क्या हो जाता है? लेस देन हो जाता है, यानी कम जाता है। तो कम जाने के कारण क्या होता है? त्वचा में झुर्रियां उत्पन्न हो जाती है, एकदम ये सब सिकुड़ जाता है, मांसपेशियां, है ना, त्वचा सिकुड़ जाती है, झुर्रियां पड़ जाती है। क्योंकि ये जो वसा जो था ये कम गया, जब ये कम गया तो ये नीचे धंस गया, और ये भी इसके नीचे आ गया, तो आखिर ये झुर्रियां तो पड़ना ही है। लेकिन जवान लोग के देखिए दम, है ना, उनका जो क्या रहेगा, त्वचा जो रहेगा चिकना रहेगा, चकैट रहेगा। लेकिन बुढ़ापे में क्या होता है? झुर्रियां पड़ने लगती है, तो उसका कारण है वसा के कारण। तो क्वेश्चन आएगा कि झुर्रियां किसके कमी के कारण होता है? तो मारिएगा आंसर में, फैट के कमी के कारण हमारे त्वचा में झुर्रियां बनती है। चलिए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर सबसे मोटी स्किन किसकी होती है और सबसे पतली स्किन शरीर की कौन सी भाग की होती है। तो देखिए अगर स्किन की मोटाई की बात किया जाए तो 0.5 mm से 2 mm तक ये स्किन की मोटाई होती है। कितनी होती है? 0.5 से 2 mm इसकी ऊंचाई होती है, मोटाई होती है। दोस्तों अगर बोले कि शरीर की वह कौन सा स्किन है जो सबसे पतली होती है, तो हमारे पलकों की स्किन, पलकों यानी ये वाला जो पलक है, ये वाला भाग, इसकी स्किन सबसे पतली होती है। और अगर यही सवाल आ जाए क्वेश्चन में कि सबसे शरीर की, है ना, वह कौन सी स्किन है या कौन सी त्वचा है जो सबसे मोटी होती है, तो उस टाइम तलवा या हथेली, ये हथेली देख रहे हैं, या फिर पैर का तलवा जो होता है वो होता है सबसे मोटी स्किन। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि सबसे पतली स्किन अगर बोले तो पलकों की सबसे पतली स्किन होती है, और तलवा और हथेली का स्किन सबसे हमारे शरीर में मोटा स्किन यानी मोटा चमड़ा त्वचा होता है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम लोग स्किन के बारे में समझ लिए हैं। दूसरा जो हमारा ज्ञानेंद्रिय यानी सेंस ऑर्गन जो अंग है वो है कान यानी ईयर। इसके बारे में आइए हम लोग समझते हैं। देखिए कान यानी ईयर जो है ये हमारा सेकेंड यानी ध्वनि को सुनता है 1/10 सेकेंड पर। यानी कोई बोला हेलो
तो एक बार में यानी 1 सेकेंड हमारा जो ध्वनि कोई बोलता है तो 1/10 सेकेंड तक कहाँ रहता है, कान पे हमारे, है ना, ध्वनि इतना सेकेंड तक स्थित रहता है। तो सवाल आता है कि हमारे कान द्वारा बोला गया कितना देरी तक ये ध्वनि रहता है, तो 1/10 सेकेंड तक स्थित रहता है, जब तक कि ना वहां पे दूसरा कोई साउंड आ जाए। जैसे कोई एक वर्ड बोला तो वो साउंड आपका 1/10 सेकेंड तक स्थित रहेगा, जब तक कि दूसरा कोई साउंड ना निकले, ध्वनि ना उत्पन्न हो जाए। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि कान का बाहरी भाग में कि पिन्ना, जिसको इंग्लिश में पिन्ना बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कर्णपलव, जो बाहरी भाग है। ये कर्णपलव जो है, ये वाला जो पूरा भाग देख रहे हैं, ये वाला पूरा भाग, ये क्या है, कर्णपलव है, इसको कर्णपलव बोलते हैं। ये हमारे, देखिए हमारे शरीर में क्या है, ये बैलेंस बनाने का काम करता है। क्या करता है, बैलेंस बनाने का काम करता है। और दूसरा बोले तो ये कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज का मतलब होता है वैसा हड्डी, वैसा अंग, वैसा पदार्थ जो सूक्ष्म हो, कोमल हो, तो उसका बना होता है कान। देखिए ना, इस प्रकार से देखिए कितना सॉफ्ट है, तो कार्टिलेज का बना हुआ। हमारा कान किसका बना हुआ है, तो कार्टिलेज का बना होता है दोस्तों। दूसरा बात समझते हैं कि ये जो कान जो है अब हमारा, ये बाहर वाला जो हिस्सा जिसको कर्णपलव बोलते हैं, ये पूरा हिस्से को कर्णपलव बोलते हैं। ये वाला हिस्सा अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग उस अंग को कहते हैं जो शरीर में तो है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। शरीर में है लेकिन उपयोग नहीं करे, लेकिन इसका उपयोग अभी कोरोना चल रहा था तो मास्क टांगने में हो रहा था, और लोग चश्मा के लिए, है ना, यहाँ पे बजाने में काम करता है। लेकिन ये अंग माना जाता है कि ये अंग क्या है, अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग समझ गए होंगे। अब देखिए कान के जो भाग बोले तो कान के बाहरी भाग में 7 गो ऐसे होता है, 7 भाग होता है, जिसमें से 2 भाग मेन होता है। 7 भाग क्या होते हैं वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस 2 भाग याद रखिए। पहला भाग का नाम है हेलिक्स और दूसरा भाग का नाम है लेबुला। लेबुला, है ना, इसको बाली भी कहते हैं। हेलिक्स जो है, देखिए ये वाला भाग देख रहे हैं घुमावदार, ये वाला भाग हेलिक्स होता है। और जो नीचे वाला जहाँ पे महिला लोग, है ना, लड़की लोग क्या पहनती है, बाली पहनती है, इसको बोलता है लेबुला। लेबुला भाग बोला जाता है। तो कान के 7 भाग होते हैं, जिनमें से 2 भाग इंपोर्टेंट है, एक हेलिक्स वाला और एक लेबुला वाला। कोई महिला लोग, है ना, कोई क्या करते हैं कि यहाँ तक एकदम छेदवा लेते हैं, हेलिक्स तक, यहाँ तक पहन ले। देखिएगा, अरे छेदवाने में क्या है, पैसा तो उसका पति के दिल लगता है ना, माई बाप के 250 लगा छेदवा दिया, लेकिन पता चलता है ससुराल जाने के बाद उसका पति, है ना, लगता है सोना चांदी के पहनाए। अब हम लोग समझते हैं कि देखिए जानवरों में भी कान होते हैं 2 ठो, उनका कान जो है अवशेषी अंग नहीं है। हमारा कान अवशेषी अंग बन चुका है, लेकिन जानवरों का जो कान होता है अवशेषी अंग नहीं होता है। देखिए कि उनको किसी चीज का क्या भनक मिलता है किसी चीज को, तो वो क्या करते हैं, अपना कान को खड़ा कर लेंगे। तब दोनों कान को देखिएगा जानवर लोग के, तब दोनों कान खड़ा कर लेगा। और उन लोग का, है ना, ये पूंछ भी देखिएगा तो भागे लगेगा, तो पूंछ भी खड़ा करके भागता है। तो ये पूंछ, है ना, और ये जानवरों का कान उन लोग का क्या करता है, उन लोग में भी बैलेंस बनाने का काम करता है, और हम लोग के लिए भी ये बैलेंस का काम करता है। लेकिन हमारे लिए क्या है, ये अवशेषी अंग है, जानवरों के लिए बैलेंस बनाने का अच्छा काम करता है। दोनों कान खड़ा कर लेते हैं पशु लोग, देखते होंगे आप लोग। यहाँ तक समझिए। अब हम लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और समझेंगे हम लोग कान के आंतरिक भाग के बारे में। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं कान के आंतरिक भाग। जैसे कान का आंतरिक भाग होता है कैनाल। कैनाल यानी ये वाला भाग, है ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, खोटी उठी बैठ जाता है तो खोदते उठते भी हैं, लकड़ी वगैरह डाल के या कुछ ऐसा पिन वगैरह डाल के। तो कैनाल के बाद जो भाग आता है वो आता है ईयर ड्रम। क्या आता है, ईयर ड्रम। उसके बाद वाला भाग जो होता है ओसिकल्स होता है। उसके बाद आता है कोकिला। कौन भाग आता है, कोकिला। देखिए यहां से साउंड गया, यहां से कैनाल से साउंड गया यानी ध्वनि गई। यहां से साउंड जाने के बाद क्या हुआ कि ईयर ड्रम पर जाएगा, और ईयर ड्रम पर जाते ही वहां पे क्या होगा, कंपन होगा। कंपन के मतलब टकरेगा। क्या होगा, टकरेगा, कंपन करेगा वहां पे, और ईयर ड्रम पे कंपन होगा। उसके बाद यहां से कंपन करने के बाद ये भेज देगा ओसिकल्स के पास। किसके पास भेज देता है, ओसिकल्स के पास। और ये क्या करता है, ध्वनि के आयाम, ये आयाम हम लोग फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, ध्वनि यानी साउंड वाला चैप्टर में अच्छा से। ये क्या करता है, ओसिकल्स में आने के बाद ध्वनि, ये ध्वनि के आयाम यानी साउंड को, ध्वनि के आयाम को बढ़ा देता है, और बढ़ाने के बाद ये भेज देता है, बढ़ाकर भेज देता है कोकिला के पास।
कोकिला जो है ये तरल होता है। कोकिला मतलब कोकिला में लिक्विड भरा रहता है, अंदर वाला कान में लिक्विड यानी कोकिला भाग में तरल होता है। और ये यहाँ से आने के बाद ये कोकिला जो होता है साउंड को सिग्नल में बदल देता है। किसमें बदल देता है? साउंड को सिग्नल में बदल देता है। सिग्नल में बदलने के बाद ये दे देता है कर्पोरा पेंडिकल को दे देता है। किसको ले जाकर दे देता है? कॉर्पोरा पेंडिकल को देता है। बोलता है ले भाई अब इसको तू बोल कि का कह रहा है, इसे सुन जल्दी से। तो कॉर्पोरा पेंडिकल जो है ये ब्रेन का एक भाग है, ये हमारा ले जाकर ब्रेन में छोड़ देता है। यहाँ से हमको आभास हो जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो इस प्रकार से आंतरिक कान का संरचना है और ऐसे कार्य करता है, वर्किंग है ये कान का। उसके बाद आयाम में भी 3 भाग होते हैं जिसको शॉर्ट में बोलते हैं मिस, MIS। एम जो है ये मेलियस है, ये आई का मतलब इनकस होता है, एस के मतलब स्टेप्स होता है। तो ये 3 प्रकार के कान में यहाँ पे ओस्कस में आयाम में हड्डियां होती हैं जिसको मिस शॉर्ट में याद रखिएगा, मिस ट्रिक है। और एम से मेलियस और आई से इनकस और इस एस से स्टेप्स होता है। यहीं पे एक बोलता है कि वह कौन सी है शरीर की, वह कौन सी छोटी हड्डी है। तो यही कान की हड्डी होती है जो ओसिकल्स यानी स्टेपिस जिसका नाम है कान, वो कान की छोटी हड्डी का नाम है स्टेपिस, यहीं से आता है, स्टेप्स में ही रहता है स्टेपिस नाम का ये। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं आगे के पार्ट में, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये सेंस ऑर्गन में 2 अंग के बारे में पढ़ लिए। एक पढ़ लिए त्वचा और दूसरा पढ़ लिए कान। अब तीसरा हम लोग पढ़ते हैं नाक यानी जिसको नोज बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए नाक काफी लोग बोलते हैं कि नाक हमारा श्वसन अंग है ना। नाक से क्या करते हैं? श्वसन लेते हैं। दोस्त ऐसा नहीं, ये नाक श्वसन अंग नहीं है, ऐसा कभी मत भूल रखिएगा कि नाक हमारा क्या है? श्वसन अंग है। नो, ये एक श्वसन मार्ग है। यानी क्या है? श्वसन मार्ग, श्वसन करने का ये एक रास्ता है। ये हमारा श्वसन अंग नहीं है। हमारा श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। हम लोग फेफड़ा से, जैसे देखिए ना, नाक मान किए मुंह से तो ले लिए ना, तो नाक हमारा श्वसन अंग नहीं है, ये श्वसन मार्ग है। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि क्या नाक श्वसन अंग है, तो नहीं, नाक श्वसन मार्ग है, एक रास्ता है, श्वसन करने का एक रास्ता दिया गया है नाक के द्वारा। अब देखिए नाक में देखिए थोड़ा बाल रहता है यहाँ पे। ये बाल क्या करता है? बाहरी जो धूल कण वगैरह होते हैं उनको जाने से रोकता है। यहाँ पे नाक में क्या होता है? वो चीज फंस जाता है, उसके फंसने के बाद हम लोग आराम से ऐसे करके निकाल देते हैं। तो ये बाल होता है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तो नाक के थोड़ा सा ऊपरी सिरा पे यहाँ पे देखिएगा तो एक म्यूकस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? म्यूकस। ये क्या करता है कि ये भी अगर जो चीज वैसे धूल कण या वैसे पदार्थ जो नाक में यहाँ से ना रुक कर यानी बाल के सहायता से ना रुका और वो चला गया आगे तक, तो वो क्या करता है? म्यूकस, वो म्यूकस क्या कर देता है? उस चीज को एक खोरठी जिसको बोलते हैं ना, खोरठी में बना के और नीचे की ओर गिरा देता है, फिर वहां से हम लोग जम जाता है तो साफ कर देते हैं। तो म्यूकस ये भी सुरक्षा करता है नाक की। सबसे बड़ा काम है नाक का, तो वो है गंध की, यानी ये सुगंध और दुर्गंध की बात करते हैं। बातों को है ना हमें आभास कराता है कि सुगंध है, जैसे कोई चीज है ना उसको क्या किए सूंघ के बता देते हैं कि ये खट्टा है, मीठा है, कैसा है ना, सुगंध है कि दुर्गंध है। तो गंध का आभास कराता है कौन? हमारे शरीर का वो सेंस ऑर्गन में का अंग है जो नाक करा देता है। उसके बाद ये 1 करोड़ ऑल्फैक्टरी लोब पाए जाते हैं। हमारे नाक में क्या पाए जाते हैं? 1 करोड़ ऑल्फैक्टरी लोब, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ऑल्फैक्टरी लोब पाए जाते हैं। लोब के मतलब नसें, नर्व्स है ना, लोब नसें पाई जाती हैं। ऑल्फैक्टरी नाम का एक लोब जिसको हम लोग नस समझेंगे वो पाए जाते हैं। इनके कारण ही क्या होते हैं? हम लोग किसी चीज के गंध को, स्मेल को तुरंत हम लोग पहचान लेते हैं कि ये चीज का स्मेल है, वो चीज का स्मेल है। अब देखिए यही वाला चीज है ना कुत्तों में ज्यादा होती है। कुत्तों में देखिएगा कि कोई चीज, कुत्ता, बिल्ली, ऐसे कई जानवर हैं जिनमें सूंघने की प्रवृत्ति यानी सूंघने की जो क्षमता होती है उन सारे पशुओं में बहुत अधिक होती है। यहाँ पर तक कि देखते हैं कि कुत्ता लोग क्या करेगा? अपना एरिया बांट लेता है। एरिया कैसे बांटेगा? किसी के गाड़ी पे जाके पेशाब कर दिया, अब वो गाड़ी जहां जहां जाएगी उसके हिसाब से वो एक बॉर्डर बना लेगा। अब कुत्ता कहेगा कि ये एरिया मेरा है, उसी को सूंघते 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 वो चला जाएगा। तो कुत्तों में सूंघने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, बिल्लियों में भी सूंघने की प्रवृत्ति होती है। तो सूंघने की जो क्षमता ज्यादा होती है वो किसके कारण से होती है? तो ऑल्फैक्टरी लोब के कारण होती है। जितना ज्यादा ऑल्फैक्टरी लोब रहेगा उतना ज्यादा वो रहेगा। कुत्ता लोग बहुत जल्दी जल्दी कोई चीज को आभास करके बता देता है, सूंघ लेता है। उसके बाद देखिए जब सर्दी वगैरह हो जाता है
तो हमें अच्छा से किसी को सुगंध दुर्गंध को थोड़ा सा नहीं पता चलता है। उस टाइम क्या होता है कि म्यूकस पर कुछ चिपचिपा द्रव आके है ना बैठ जाते हैं, और इस पे बैठने के कारण हम उस चीज को अच्छे से सुगंध दुर्गंधित को पहचानने में है ना थोड़ा सा असमर्थ हो जाते हैं। तो यहाँ तक कि आप ये समझ गए होंगे नाक के बारे में। अब अगला हम लोग समझेंगे जीभ यानी टंग के बारे में समझेंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखिए, हम लोग त्वचा के बारे में समझ गए, उसके बाद कान के बारे में समझ गए, नाक के बारे में समझ गए, और चौथा जो सेंस ऑर्गन है वो है जीभ। अब जीभ के बारे में हम लोग समझते हैं। इंग्लिश में जीभ को बोलते हैं टंग। देखिए जीभ जो है ये स्नायु का बना होता है, और ये संयोजी उत्तक का बना होता है। किसका बना होता है? संयोजी उत्तक का बना होता है। और ये जो है वॉइस कंट्रोल यानी आवाज के कंट्रोल को भी नियंत्रण करता है। जैसे देखिए ना, जीभ पकड़ के कुछ नहीं बोलाएगा है ना, कुछ एक वर्ड भी ऐसे बोलाएगा है ना, कुछ भी नहीं बोलाएगा। तो ये वॉइस कंट्रोल है। ठीक, अच्छा तो इसके बाद ये जो है स्वाद, जीभ क्या करता है? स्वाद को बताता है। सबसे महत्वपूर्ण काम है हमारे शरीर में जीभ का, तो वो क्या है? स्वाद को बताना। इसके बाद ये जो है 10,000 स्वाद कलियां हमारे जीभ के ऊपर पाए जाते हैं। स्वाद कलियां को इंग्लिश में वर्ड्स बोलते हैं। ये 10,000 पाए जाते हैं। छोटे छोटे स्वाद कलियां होते हैं, ये 10,000 संख्या में पाए जाते हैं, और यही इसी से हमारे जीभ को स्वाद का पता चलता है और हमें स्वाद को बताता है। इसके बाद अगर इसकी साइज की बात करें तो इसकी साइज जो होती है, ये आगे का भाग जो होता है ये थोड़ा सा पतला होगा, और जैसे जैसे पीछे जाएगा वैसे थोड़ा सा मोटा होते जाता है। आप अपने जीभ को खोल के देखिए, है ना, आगे वाला भाग थोड़ा सा पतला है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा चौड़ा चौड़ा ऐसे होते जाता है। अब थोड़ा सा हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं कि कौन सा भाग के आगे की ओर है ना क्या रहता था। जैसे ये जीभ का मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। ये वाला जो आगे वाला जो भाग दिखाई दे रहा है जीभ का, ये वाला भाग ये मीठा यानी स्वीट भाग ये मीठा को बताता है। यानी ये वाला जो भाग है हमारा जीभ, ये क्या बताता है? मीठे को बताता है, मीठे स्वाद को बताता है। ये अग्र भाग हो गया। तो बोलेगा कि जीभ का अग्र भाग कौन सा स्वाद बताता है? तो मीठा स्वाद। जस्ट इसका उल्टा देखा जाए, यानी पीछे वाला सबसे जीभ का पिछला भाग जिसको है ना पश्च भाग भी बोलते हैं, ये क्या करता है? बिटर यानी तीखा, जिसको कड़वा बोलते हैं हम लोग। जैसे नीम उम क्या हो गया? कड़वा। तो वैसे स्वादों को कौन बताता है? तो हमारा जीभ का पिछला वाला भाग बताता है। नेक्स्ट अगर देखिए इसके साइड में जो होते हैं ये वाला भाग, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये भाग जो होते हैं नमकीन यानी सॉल्ट नमक वगैरह को बताता है। और उसके बाद ये अग्र पार्श्व भाग, ये भाग क्या कहलाएगा? आगे का है लेकिन पसार्व भाग है, तो आगे पसार्व भाग कहलाएगा। उसके बाद एक और इधर भाग आता है, ये वाला भाग, ये खट्टा स्वाद को बताता है, यानी सावर इंग्लिश में खट्टा को बोलते हैं। ये पश्च पसार्व भाग हो गया। उसी प्रकार इधर भी ये नमकीन वाला भाग को बताएगा, ये भी खट्टा वाला को बताएगा। इसको बोलेंगे अग्र पसार्व, इसको बोलेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है नो टेस्ट नो बट, मतलब कि अगर स्वाद कलियां नहीं रहेगी तो आपका स्वाद नहीं आएगा। स्वाद कलियां क्या होती है? तो जीभ पर है ना दानेदार बहुत सारे प्रकार के दाने जैसा रहेंगे, उसी को स्वाद कलियां कहते हैं। दोस्तों आई होप कि आप लोग है ना समझ गए होंगे कि जीभ क्या है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और हम लोग ये ज्ञानेंद्रिय यानी सेंस ऑर्गन का 5वां भाग हम लोग आंख के बारे में इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। यानी आंख के बारे में हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।